Hello students, I am an geography teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaishergarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today will be discuss about चैप्टर सेकंड कौन सा है? विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसमें हमने इसके की पॉइंट के बारे में हमने कौन कौन से की पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। की पॉइंट इंट्रोडक्शन हो गया था, विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप ये हो गए थे, जनसंख्या घनत्व ये हो गया था अपना, और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है आज ये पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या वितरण है, आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि जनसंख्या वितरण, जनसंख्या का जो हम पढ़ के हैं कि वितरण कैसा कैसा है, कहीं सघन है, जैसे 90% जनसंख्या वो 10% भू क्षेत्र पर रहती है को उसको क्या है प्रभावित करने वाले कारक, उसको कौन कौन प्रभावित कर सकता है, ये अपनी होगी हेडिंग आज की। इसमें क्या है, कौन कौन से कारक हो सकते हैं, जैसे भौगोलिक कारक हो सकते हैं, भौगोलिक कारक के अलावा कौन से हो सकते हैं, आर्थिक कारक हो सकते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं। तो आप जो पहला जो कारक है वो कौन सा है, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में आपको भौगोलिक शब्द से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। इसमें क्या होगा, पीछे जो भूगोल पर्यावरण के बारे में पढ़ के आए थे हम, जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर, तो इसमें भूगोल में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे भू आकृति आ जाएगी, जल आ जाएगा, जलवायु आ जाएगी, मृदा आ जाएगी, ये क्या हो गए भौगोलिक कारक हो जाएंगे। ये क्या नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, ये इस हेडिंग में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, भौगोलिक कारक का जल की उपलब्धता। अब जल की उपलब्धता, इस हेडिंग से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आपके दिमाग कि जल की उपलब्धता भी, जहाँ जल कैसा उपलब्ध है, मतलब कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो जैसे राजस्थान में क्या है, जल की उपलब्धता क्या है, कम है। अभी हरियाणा के अंदर क्या है, जल की उपलब्धता अधिक है। तो इस प्रकार से आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, जल की उपलब्धता के बारे में ये आगे कह रहा है। तो जल की उपलब्धता के बारे में पढ़ते हैं। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जल क्या है, जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कैसे है, जैसे आपकी दिन की शुरुआत करते हैं तो आप दिन की शुरुआत किससे करते हैं, जल से। अपना मुंह धोते हैं, फिर उसके बाद में चाय बनाते हैं, चाय के अंदर भी जल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये क्योंकि महत्वपूर्ण है तभी तो सबसे पहले अपने को इसकी ज़रूरत होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। कहाँ पे प्राथमिकता देते हैं, अपनी प्राथमिकता क्या रहती है कि हाँ वहाँ पे जल तो होना ही होना चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ें देखते हैं कि हाँ जल की उपलब्धता है कि नहीं है, क्योंकि जल होगा तभी तो बाकी और काम अपन चला सकते हैं। अब जैसे जल का उपयोग पीने, अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जल का उपयोग पीने के लिए करते हैं। फिर यदि उससे ज़्यादा यदि अपने पास जल है तो फिर उसका नहाने के लिए और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं को और फसलों, उद्योगों और नौ संचालन में किया जाता है। कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है जल का, पीने में, नहाने में, भोजन बनाने में, ये तो बेसिक नेसेसरी चीज़ें हो गई। फिर साथ के साथ पशुओं को भी, फिर अपने को खाने के लिए फसलें भी चाहिए तो फसलों के लिए भी। और फिर क्या है, यदि फसल होगी तो क्या होगा, उद्योग धंधे लगाएंगे। फिर यदि उससे भी ज़्यादा जल है तो नौ संचालन के रूप में हम काम करेंगे। इस प्रकार से क्या है कि जल जितना उपलब्ध होगा उसके हिसाब से वहाँ जनसंख्या निवास करेगी। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। नदी घाटियाँ ना, जैसे अपनी कौन सी गंगा नदी, अपने भारत की कौन सी गंगा नदी है, सबसे बड़ी नदी है, उसके क्या है चारों तरफ जनसंख्या वितरण सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है पानी की उपलब्धता है। पानी की उपलब्धता है तो वहाँ पे क्या है
उद्योग धंधे भी स्थापित किए जा सकते हैं, क्योंकि उद्योग धंधों के लिए और इस प्रकार से क्या है कि वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जाती है। उद्योग धंधे होंगे वहाँ पे, वैसे ही जनसंख्या की आवश्यकता बढ़ती है, तो फिर वहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाती है। फिर अगला है भू आकृति। भू आकृति, भू आकृति कैसे कि भूमि की जो आकृति है वो कैसी है। जैसे कई जगह क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं, कई जगह क्या होते हैं, टीले, रेत के टीले होते हैं, कई जगह समतल मैदान होते हैं। तो ये क्या है, ये भू आकृति होगी। तो भू आकृति कैसे प्रभावित करती है जनसंख्या वितरण को, ये पढ़ते हैं। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने की वरीयता देते हैं। ये समतल मैदान होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग बसते हैं, क्योंकि क्या है कि पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या है कि सुविधाएं बहुत कम होंगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कोई भी उद्योग धंधा लगाने के लिए समतल जगह की आवश्यकता होती है। पहाड़ी एरिया में क्या है, परिवहन की भी समस्या हो सकती है, और भी समस्याएं हो सकती है। जैसे टिल्लों के अंदर क्या है कि पानी की समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार से क्या है कि जो प्लेन है जगह, वहाँ पे क्या है कि परिवहन और पानी का संचालन सब कुछ सही तरीके से कर सकते हैं, इसलिए क्या है वहाँ वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, वहाँ फसलें भी अधिक होती हैं, फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण, यदि सड़क निर्माण करना होगा तो समतल ज़मीन पे हम आसानी से सड़क बना सकते हैं। और जैसे पथरीले इलाके हुए, जैसे पहाड़ हुए, वहाँ पे क्या है पहाड़ों को काट के जैसे बनाना पड़ता है, ऊंची नीची जगह होती है, तो इससे क्या है कि वहाँ आसानी से सड़कें नहीं बना सकते। सड़क निर्माण और उद्योग के लिए अनुकूल होते हैं। समतल मैदान क्या होते हैं, इन सभी के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक है। क्या है, अवरोधक हैं परिवहन तंत्र, मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं, अब जैसे रेलगाड़ियों की पटरियां हैं, तो वो क्या है पहाड़ों पे बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये क्या है परिवहन तंत्र, यदि वहाँ परिवहन नहीं होगा तो फिर क्या है उद्योग धंधे भी वहाँ स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए परिवहन बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते थे। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। ये अभी हमने इसका भी जिक्र किया था कि गंगा के मैदान क्या है, सघन जनसंख्या वाले हैं, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले हैं। हिमालय का जो पर्वतीय भाग है वहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। विरल क्यों पाई जाती है, ये हमने पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे एक तो पहाड़ और एक बर्फ़ ज़्यादा, यदि ज़्यादा वहाँ पे ठंड होगी वहाँ पे भी लोग कम पाए जाएंगे, जहाँ गर्मी होगी वहाँ भी कम होंगे। लोग क्या है एक बैलेंस्ड मौसम में रहना पसंद करते हैं। तो ये हो गया दूसरा कारक भू आकृति के कारण। फिर आगे क्या है, जलवायु के कैसे, यदि अति उष्ण एवं ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। अब जैसे ये अपने अभी जिक्र किया है कि उष्ण और ज़्यादा, यदि अति उष्ण, ज़्यादा गर्म है अथवा ठंडे मरुस्थल, इनमें क्या होती है कि मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। ये सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मौसमी जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में बसे हुए हैं। भूमध्य सागरीय, जो भूमि का जो मध्य भाग है उसको भूमध्य कहते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश है क्या है, वो पहले से ही बसे हुए आरंभिक काल, जैसे मोहनजोदड़ो और ये जो है ये क्या है, और भी ईरान की सभ्यता है, ये क्या है सबसे पहले के बसे हुए हैं। क्योंकि यहाँ क्या है कि जलवायु है वो अच्छी जलवायु है, ना ज़्यादा उष्ण है ना ज़्यादा ठंडी है, तो इसलिए क्या है ये जलवायु का कारक हो गया। अब
फोर्थ जो कारक है वो कौन सा है, मृदा। अब ये भी आपको समझ जाना चाहिए, मृदा से कि भी मृदा जहाँ पे उपजाऊ होगी वहाँ पे अधिक लोग रहेंगे, अनुपजाऊ होगी वहाँ कम रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे फसलें कम होंगी। इसी प्रकार उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा उनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। दोमट मिट्टी क्या है, उसमें क्या है कि गेहूँ सर्वाधिक होती है, वे लोगों को क्या है खाने के लिए गेहूँ चाहिए, और भी फसलें हैं वो भी अच्छी होती हैं इसमें दोमट मिट्टी में, क्योंकि वे मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती हैं। क्या बन सकती हैं, एक अच्छी कृषि का आधार बन सकती हैं। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहाँ कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है, ये आप बता सकते हो क्या? तो ये बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर क्या है, कम उपजाऊ बालू मिट्टी है, तो वहाँ पे क्या है, और पानी की कमी है, तो वहाँ पे क्या है, विरल जनसंख्या पाई जाती है। एक तो यही हो गया, बाकी और भी बहुत सारे बता सकते हो आप। अब सेकंड जो है वो क्या है, आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारक में क्या है, फर्स्ट जो पॉइंट, आर्थिक कारक कौन से हो जाएंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में। अर्थ आपको बताया था, आर्थिक से किससे संबंधित है, अर्थ से। अर्थ मीन्स पैसा, धन, दौलत। इससे क्या है कि जहाँ पे ये जो इनका कारक होते हैं ये भी प्रभावित करते हैं। जैसे जहाँ पे पैसे या मतलब कि जहाँ से पैसों का उत्पादन अधिक हो सकता है वहाँ पे लोग अधिक रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं अधिक हो जाएंगी। जहाँ पे पैसा अधिक होगा वहाँ से सुविधाओं का उपयोग भी खूब कर सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, खनिज से आपको पता चल गया होगा कि खनिज, जहाँ पे अधिक खनिज उत्पादन होगा वहाँ पे अधिक लोग रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे खनिज को क्या है कि उसका उत्खनन करने के लिए भी कर्मचारी चाहिए। अब उत्खनन करेंगे तो वहाँ पे फैक्ट्री लगेगी तभी, या फैक्ट्री या उद्योग लगेंगे तभी तो उत्खनन होगा। उत्खनन होगा तो वहाँ लोगों की आवश्यकता होगी, लोगों की आवश्यकता होगी तो वहाँ पे क्या है, आसपास उनको सुविधा देने वाले लोग आ जाएंगे। जैसे डॉक्टर वगैरह हो गए, वहाँ पे बैंक कर्मी हो गए, क्योंकि बैंक की भी आवश्यकता होगी कि पैसों के लेन देन के लिए। फिर चिकित्सा की आवश्यकता इसलिए होगी कि वहाँ पे जो इतने सारे कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, तो उनकी चिकित्सा की भी ज़रूरत होती है उनको। तो इस प्रकार क्या है कि वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे उद्योग धंधे एक फैक्ट्री के साथ, इस तरीके से ये हो गया खनिज के बारे में पढ़ते हैं। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र को आकृष्ट करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं, अर्धकुशल और अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। क्योंकि यही मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी कोई उद्योग होगा या खनिज जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे ये सारे कर्मी हैं वो पहुँचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया तांबा पेटी एक इसका अच्छा उदाहरण है। अफ्रीका के अंदर जो है वो वहाँ पे ये उद्योग का, ये खनिज का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। वहाँ पे इस प्रकार से लोग हैं, वो जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब आर्थिक कारक का सेकंड पॉइंट है वो क्या है, नगरीकरण। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करता है। ये भी हमने पढ़ा कि नगरों में लोग क्यों जाते हैं, क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, अच्छी शिक्षा का होता है और रोज़गार के अवसर होते हैं, वहाँ पे रोज़गार मिलता है वहाँ पे, और चिकित्सा से संबंधित सुविधाएं क्या वो है, अच्छी सुविधाएं होती हैं। इसलिए लोग क्या है नगरों की तरफ है आकृष्ट होते हैं। बेहतर संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है। क्या होता है, लोग वहाँ पे चले जाते हैं गाँवों को छोड़ के नगरों में, और नगर आकार में बढ़ जाते हैं। इसके कारण नगर क्या है, उनकी संख्या में वृद्धि होगी तो उनका आकार बढ़ जाता है। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं।
ये हो गया। थर्ड जो पॉइंट है वो कौन सा है, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण कैसे, कि वही हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि उद्योग होगा तो वहाँ पे लोग आएंगे उसमें काम करने वाले, क्योंकि उससे सबसे पहले उद्योग में क्या होता है, बिल्डिंग का काम होता है। तो बिल्डिंग उसकी किसी की भी चीज़ की बनती है तो उसमें क्या होता है, वो वहाँ पे काम करने वाले मज़दूरों की आवश्यकता होगी। फिर वहाँ पे मज़दूर क्या है उस काम को पूरा करेंगे तो उनको क्या है, रोज़गार मिल गया। फिर वहाँ पे कोई किसी भी चीज़ का उद्योग है उसके लिए वहाँ पे क्या होगी, परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे क्या है, उसके अंदर परिवहन चलाने के लिए क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए। तो ड्राइवरों को रोज़गार मिलेगा। फिर वहाँ पे क्या होगा कि दुकानदार, वहाँ पे जो क्या है कि लोग जो सामान्य लोग रहते हैं उनको क्या है कि चीज़ों की आवश्यकता होगी तो वहाँ पे दुकानों का डेवलपमेंट होगा। बैंकों का भी वहाँ पे, क्योंकि लेन देन होता है वहाँ पे, क्या होते हैं बैंक, अधिक लेन देन होता है वहाँ पे, बैंक भी चाहिएगा। और फिर उनके लिए डॉक्टर और अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। औद्योगिक पेटियाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। ये क्या है, उद्योग इस प्रकार से प्रभावित करते हैं जनसंख्या वितरण को, ये हमने पढ़ लिया। फिर आगे थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं कौन से हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। अब आपको सामाजिक और सांस्कृतिक कारक से पता चल गया होगा कि सामाजिक भी समाज के अंदर, सांस्कृतिक जो हम सांस्कृतिक में क्या है, हम धर्म से रिलेटेड जो भी मतलब चीज़ें हैं, या फिर अशांति होती है वहाँ पे कम पसंद करते हैं, शांति होती है वहाँ पे अधिक लोग रहना पसंद करते हैं। इस प्रकार से ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं। इसमें अब हम पढ़ते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। किसके कारण, अपने धर्म से जुड़े होने के कारण। क्यों, ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। क्या होती है वहाँ पे, सामाजिक और राजनीतिक, जैसे सीरिया हो गया, वहाँ पे क्या है, ये अशांति रहती है वहाँ पे हर समय। तो वहाँ से लोग क्या, धीरे धीरे लोगों का पलायन होता गया। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। कई बार क्या होता है, राजनीतिक कारण कि वहाँ पे लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई तो वहाँ पे क्या है कि प्रदूषण फैलने का और ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए क्या है, सरकार भी वहाँ से क्या है, प्रोत्साहन देती है कि दूसरी जगह पे आप जाओ यहाँ से। क्या आप अपने प्रदेश में कुछ उदाहरणों को सोच सकते हैं, इन उदाहरणों को सोचना आपके कि कहाँ कहाँ आपके लोग ज़्यादा रहते हैं। अगला जो पॉइंट है अपना वो हो गया, ये तो वितरण के कारक, प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब आगे पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी दो प्रकार से होती है। अब आप सोच रहे होंगे जनसंख्या वृद्धि तो जनसंख्या बढ़ना, लेकिन जनसंख्या क्या है, बढ़ भी सकती है। और ये जैसे ये 0 मान लेते हैं हम, ये 1 2 3 1 2 3, इसी प्रकार -1 -2। ये आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते होंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। मतलब कि जनसंख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। वो दोनों चीज़ें किस में आती हैं, जनसंख्या वृद्धि में। जनसंख्या जब बढ़ती है तो जनसंख्या की सकारात्मक वृद्धि होती है, जनसंख्या घटती है तो जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि होती है। अब हम पढ़ते हैं, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है।
किससे है ये जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन है कि एक निश्चित अवधि, जैसे कि हम ले सकते हैं कि 2001 से लेके 2010 तक निश्चित अवधि होगी। फिर क्या है, बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है निश्चित। फिर क्या है, अपन अगली जो ले लेते हैं 2011 से लेके 2020 तक, तो ये क्या है, निश्चित अवधि है, 10-10 साल की निश्चित अवधि है। तो उसमें क्या है, 2001 से 10 तक कितनी बढ़ी, 2011 से लेके 2020 तक कितनी बढ़ी, ये आप देख सकते हो। इससे यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ये भी हमने किया है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, जनसंख्या परिवर्तन किसके कारण होता है, किसी क्षेत्र का आर्थिक, अभी जो बताया था अर्थ से संबंधित है, पैसे से संबंधित है, आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, समाज का उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। तो इसमें जनसंख्या की वृद्धि, समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दो अंतरालों के बीच में, जो अभी आपको मैंने बताया था। ये देखो, इसने भी उदाहरण लेके बताया। उदाहरण के लिए यदि हम भारत की जनसंख्या की 2001 की जनसंख्या 102.70 करोड़ को 2011 की जनसंख्या 121.02 करोड़ में घटाएं, तब हमें जनसंख्या की वृद्धि, जैसे जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई, 18.15 करोड़ की वास्तविक संख्या का पता चलेगा। वास्तविक जो संख्या है वो कितनी बढ़ी है उसका पता चलेगा। जनसंख्या की वृद्धि दर, अब जनसंख्या की वृद्धि दर कैसे, यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वृद्धि दर को किस में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में भी। कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये तो जनसंख्या की वृद्धि है, ये कितनी प्रतिशत है, ये हो जाएगा वृद्धि दर। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर, जो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, कितनों ने जन्म लिया और कितनों की मृत्यु हुई, उसमें से क्या है, जन्म लेने वाले अधिक थे या कितने थे, जन्म माइनस मृत्यु कर देते हैं, जिससे क्या है कि प्राकृतिक वृद्धि आप अपने पास आ जाती है। प्रकृति के रूप में जो वृद्धि हुई है ना, क्योंकि जो जिनकी मृत्यु हो गई वो तो क्या है, घट गए हैं, और जिनका जन्म हुआ है वो बढ़ गए हैं। तो देखते हैं आप, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु हो जाएगी। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, ये क्या होती है, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि इक्वल टू जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। अब आपको ये थोड़ी सी टफ लग सकती है कि ये क्या चीज़ दे दी है हमारी को, जनसंख्या भी, जन्म तो आप जानते हो, जन्म माइनस मृत्यु, ये तो एक चीज़ होगी, प्लस में इनका क्या करना है, आप्रवास माइनस उत्प्रवास। आप्रवास हो जाता है जो किसी नए स्थान पे जाते हैं, प्रवासी जो किसी नए स्थान पे जाते हैं, उत्प्रवास जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, तो ये होगी उत्प्रवासी। भी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, भी नए स्थान पर जो आए हैं वो तो हो गए आप्रवास। उत्प्रवास जो चले गए वो हो गए। तो इनका जो अंतर होगा और जन्म और मृत्यु के अंतर को जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगी, वास्तविक वृद्धि। भी हाँ, जन्म और मृत्यु में भी ये होता है कि जन्म से तो कोई बढ़ती है, इससे घटती है। इसी प्रकार आप्रवास से बढ़ती है और उत्प्रवास से घटती है जनसंख्या। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कैसी होती है, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। धनात्मक कब होगा, जब जन्म लेने वाले ज़्यादा हो जाएंगे और मृत्यु कम होगी लोगों की, तब तो क्या होगी, धनात्मक, क्योंकि इससे क्या है कि जनसंख्या बढ़ेगी।
जब अन्य देशों के लोग स्थायी रूप से उस देश का प्रवास कर जाएं, भी लोग क्या हैं कि स्थायी रूप से वहाँ पे रहने लग जाएं, ये तो हो जाएगी धनात्मक वृद्धि। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, यदि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। जैसे यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, जन्म लेने वाले कम हो जाए और मृत्यु ज़्यादा हो रही है, अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं या लोग चले जाएं वहाँ से दूसरे देशों में, तो फिर क्या है वहाँ कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ऋणात्मक वृद्धि। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आगे है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।